कैलकुलेट ग्रॉस सर्विस, नेट क्वालिफाइंग सर्विस, पेंशन, कम्यूटेशन, DCRG, फैमिली पेंशन और लीव इनकैशमेंट, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट दे रखी है, सुपर एन्युएशन। सस्पेंशन पीरियड डिसाइडेड एज काइंड ऑफ लीव ड्यू 28/6/90 से 11/12/90। तो इसी प्रकार और बाकी पीरियड दिए गए हैं, इसको हम एक एक करके अपने सॉल्यूशन का पार्ट बनाएंगे। तो सुपर एन्युएशन जो मैक्सिमम एज अटेन कर लेता है एम्प्लॉय, तो सुपर एन्युएशन की एज आ गई, उसकी जो रिटायरमेंट की है वो कैलकुलेट कर लेंगे। 58 ऐड करेंगे ग्रुप A, B और C के लिए, ग्रुप D के लिए 60 ईयर्स। हमारा फॉर्मेट जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस प्रकार रहेगा। इनकी कैलकुलेशन हम एक रफ पेज कह लीजिए या माइंड में जो रखेंगे, बीच बीच में डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन आपका फॉर्मेट ये रहेगा, जिससे हमारा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, वहाँ से हमारी ग्रॉस सर्विस ईयर, मंथ एंड डेज में निकल कर आ जाएगी। ये तो है ग्रॉस सर्विस। इसमें से नॉन क्वालिफाइंग सर्विस जो है हम उसे अलग से टोटल करके ग्रॉस क्वालिफाइंग जो ग्रॉस सर्विस थी उसमें से माइनस करके क्वालिफाइंग सर्विस निकाल लेंगे। नेट क्वालिफाइंग सर्विस हमारी कैलकुलेट होकर आ जाएगी और हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना है, यही हमें फॉर्मूले में भी पुट करनी होगी। तो हमारा जो मेन टारगेट है, हम इस फिगर को यूज करेंगे हाफ ईयरली कितनी बनी है इसके लिए। बाकी जो पोर्शन क्वेश्चन में दिया गया था ये चीज कैलकुलेट करने के लिए दिया गया था। अगर रिटायरमेंट के समय की अगर पे दी है तो वही यूज करेंगे, अदरवाइज उससे पहले की दी है और इन बिटवीन कोई इंक्रीमेंट ड्यू होता है तो वो इंक्रीमेंट लगाएंगे, हम उसकी पे फिक्सेशन करेंगे कि जब वो रिटायरमेंट जा रहा है उस वक्त उसकी पे क्या थी। पेंशन, कम्यूटेशन, DCRG, फैमिली पेंशन, लीव इनकैशमेंट, जो भी कैलकुलेट करवाना चाहे एग्जामिनर, हम कैलकुलेट कर देंगे, फॉर्मूले हमारे पास हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का हमें नहीं पता है, डेट निकालनी होगी, सुपर एन्युएशन पर है। यहां से हमारी ग्रॉस सर्विस, बाकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस, इसमें कुछ मिक्स जो क्वालिफाइंग है उनको इग्नोर करके इस पोर्शन से हम नॉन क्वालिफाइंग सर्विस कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस सर्विस में से नॉन क्वालिफाइंग सर्विस माइनस करने के बाद हमारी नेट क्वालिफाइंग सर्विस आ जाएगी। तो सुपर एन्युएशन 58 हम ग्रुप A, B, C के लिए निकाल लेते हैं। तो 58 ऐड करते ही हमें पता चल गया कि ये एम्प्लॉय 2024 में रिटायर होगा। उसके बाद अगर 1 तारीख को डेट ऑफ बर्थ है तो रिटायरमेंट इससे पिछले महीने का आखिरी दिन, तो रिटायरमेंट विल बी द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस मंथ। तो सितंबर है, उससे पिछला महीना अगस्त का आखिरी दिन 31 अगस्त हमारी सुपर एन्युएशन की डेट होगी। तो 31/8/2024 डेट ऑफ रिटायरमेंट हमने कैलकुलेट कर ली है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या किसी कैंडिडेट को अभी तक इसी में कोई इश्यू हो तो बताइए प्लीज। नहीं सर। इसके बाद हम यहां से अपना जो फॉर्मेट में हमारा जो क्वेश्चन बनता है, हम एग्जाम में जैसे लिख कर आएंगे वो फॉर्मेट आपका इस तरह रहना है। कैलकुलेशन करते हैं हम ग्रॉस सर्विस की और नेट क्वालिफाइंग सर्विस की। तो ग्रॉस सर्विस तो वो है कि जब से ज्वाइन किया और
रिटायर होता है एम्प्लॉय, तब तक जो भी सर्विस की है उसने, वो सर्विस उसकी ग्रॉस सर्विस है। तो 11 नवंबर 1983 को ज्वाइन किया, 31/8/2024 तक ड्यूटी करता है, फिर रिटायर हो जाता है। तो 1984 से लेकर 2023 तक तो पूरे साल हैं, इनको तो हम इकट्ठा गिन सकते हैं। उसके अलावा 1983 और 2024 के पार्ट्स हैं, तो हम अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे कि 1983 का साल का अंत जब होगा तो वहाँ तक कितने महीने और साल की सर्विस हुई है। तो नवंबर के महीने में यहाँ पर 20 दिन, दिसंबर का 1 महीना, तो 1 महीना 20 दिन 1983। उसके बाद 1984 से लेकर 2023 तक के हम साल निकालेंगे तो 40, और फिर 2024 का जनवरी से लेकर अगस्त तक, क्योंकि 31 अगस्त पूरा महीना यहाँ पर है, 8 महीने ये बन जाते हैं। 40 साल 8 महीने, उसके अलावा 1 महीना 20 दिन, टोटल हम करेंगे तो 20 दिन, 8 और 1 9 महीना यहाँ पर हो गया। साल हमारे 40, तो 40 साल 9 महीने 20 दिन ग्रॉस सर्विस हो जाती है। ईयर, मंथ और डेज में हमें लिखना होगा। हाफ ईयरली बनाते समय हमें मंथ्स, डेज, ईयर सब देखने हैं। तो 40 साल 9 महीने 20 दिन ग्रॉस सर्विस कैलकुलेट हो गई है। हमारा अगला स्टेप है कि इसमें से हम वो सर्विस माइनस कर देंगे जो क्वालिफाई नहीं है। तो क्वेश्चन में जो कुछ दिया गया था उसको हम देखेंगे। तो हमारा ग्रॉस सर्विस में से नॉन क्वालिफाइंग सर्विस को माइनस करने के बाद जो बचेगी वो हमारी नेट क्वालिफाइंग सर्विस बचेगी। तो ये फिगर अगर हमें मिल जाए, नॉन क्वालिफाइंग का टोटल कर लेंगे जो भी सर्विसेज है, तो हमारी नेट क्वालिफाइंग सर्विस मिल जाएगी, जिसके हम हाफ ईयरली बनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि आपको चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एम्प्लॉय 18 साल से पहले ही सर्विस में आ गया हो। दूसरे शब्दों में कहें तो बॉयज सर्विस हमें देखनी है, क्योंकि वो नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है। तो यहां पर हमें डेट ऑफ बर्थ और ज्वाइनिंग की डेट जो अवेलेबल है क्वेश्चन में, हमें 18 साल का कब होता है तो 18 हम ऐड करेंगे। तो 1/9/1966 में जब हमने 18 जोड़े तो 1984 में ये 18 साल का होता है, लेकिन सर्विस ज्वाइन ये पहले ही कर चुका है 11/11/83 को। वहाँ से सर्विस करते करते ये 18 साल का जिस दिन तक होगा तब तक की ये सर्विस नॉन क्वालिफाइंग सर्विस कहलाएगी। तो 31/8/1984 तक इसकी बॉय सर्विस रहेगी। फिर 11/11/1984 के बाद, 11/11 नहीं, से अगले दिन 31/3 बाद 1/9, 18 का हो गया, 31/8/84 को 1/9/1984 से इसकी 18 साल प्लस वाली वैस्क की सर्विस होगी। तो 31/8/1984 तक जो भी सर्विस की है इसने 11/11/83 से लेकर 31/8/84 तक, वो बॉय सर्विस कहलाएगी। तो बॉय सर्विस 11/11/83 से 31/8/84 तक हमें साल, महीने और दिन देखने होंगे। तो 83 से 84 दोनों ही पार्ट ऑफ द ईयर हैं। 1983 का देखें तो 20 दिन नवंबर के और दिसंबर का 1 महीना। 1984 का अगस्त तक पूरे 8 महीने हैं, तो 8 और 1 9 महीने 20 दिन। तो एग्जाम में आपको ऐसे टाइम बचाना है।
हम जो आपको यहाँ शो करते हैं अलग अलग दिखता है, वो एक आपके समझने पर्पज से है। तो यहाँ पर नवंबर के 20, दिसंबर का 1 महीना, 8 महीने आ गया, 8 और 1 9, 9 महीने 20 दिन। आपको ऐसे करना है, ये हमारा समझाने का आपका तरीका है। तो 11/11/83 से नवंबर के 20 दिन पूरा नवंबर हो गया, दिसंबर का 1 महीना, जनवरी से अगस्त, ये सब आपको माइंड में करना है, टाइम बचाना है। तो 9 महीने 20 दिन। इसके बाद क्वेश्चन में जो कुछ भी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस और कुछ दी होगी उसको देखेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं कि हम नॉन क्वालिफाइंग सर्विस जो है उसको लेस करेंगे, वो ईयर, मंथ और डेज में रहेगी। जितनी भी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है उनको हम यहाँ इकट्ठा लिखकर टोटल कर देंगे और फिर उसे आउटर कॉलम में लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं कि हमारी और इसमें नॉन क्वालिफाइंग सर्विस क्या रहेगी। तो बॉय सर्विस हम लिख चुके हैं, 9 महीने 20 दिन। स्ट्राइक पीरियड नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है 23/8 से 31/8। तो महीने का जब लास्ट आएगा तो हमें दिनों की गलती ना हो इसलिए गणना करनी होगी कि 31 का महीना है और 23 से स्ट्राइक पर है, यानी कि 22 तक ड्यूटी पर है। तो यहाँ दिन अलग से कैलकुलेट स्ट्राइक पीरियड के हो जाएंगे। तो स्ट्राइक पीरियड 23/8/95 से 31/8/95 तक। ये आपको माइंड में कैलकुलेट करना है, या कैलकुलेटर आपके पास रहेगा, सीधा 31 - 22 कि 22 दिन ड्यूटी के निकालने के बाद स्ट्राइक पीरियड 9 दिन रहता है। तो 9 दिन यहाँ पर स्ट्राइक के हमने अपडेट किए, स्ट्राइक पीरियड। इसको हम अपने फॉर्मेट में भी लिख देते हैं, स्ट्राइक पीरियड 9 दिन। नेक्स्ट है EOL, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विद मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये तो हो गई क्वालिफाइंग सर्विस। नॉन क्वालिफाइंग सर्विस नहीं है ये, क्योंकि विद मेडिकल सर्टिफिकेट आपकी क्वालिफाइंग होती है, इसीलिए इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो क्वालिफाइंग सर्विस है तो इसका हम नॉन क्वालिफाइंग में लिख ही नहीं सकते। EOL विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर 27 डेज, 27 दिन की विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव वैसे आ जाए या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट आ जाए, एक ही बात है। तो 2 फरवरी 2002 से 27 दिन, तो डेट का तो हमारा कोई इश्यू है ही नहीं, हमें तो सीधे 27 दिन मिल गए। हम तो डेट से महीने और दिन या साल निकाल रहे हैं और वो हमें सीधे मिल गए। तो आगे हमें डेट का कोई इश्यू नहीं है कि 2 फरवरी 2002 से लेकर कब तक EOL पर था। 27 दिन सीधा हम रिकॉर्ड करेंगे, डेज के नीचे हमारा 27, यही हमारे फॉर्मेट है। ये जो पोर्शन है आपका कलरफुल जो स्लाइड में अलग से दिखा रहे हैं, ये आपके समझाने मात्र से है। बाकी आपका EOL विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट 27 डेज के नीचे हमने अपडेट किया। ये हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन है जो आपको एग्जाम में इस प्रकार करना होगा। सस्पेंशन पीरियड नॉट डिसाइडेड येट, तो डिसाइड ही नहीं हुआ तो नॉन ड्यूटी भी हो सकता है, ड्यूटी पीरियड भी हो सकता है, लीव ऑफ काइंड ड्यू भी हो सकता है, नहीं पता अभी तक। तो इसको हम फिलहाल नॉन क्वालिफाइंग में ही लेकर चलेंगे। 28/11/2002 से लेकर 16/6/2002 तक। तो यहां पर इनके बीच में जो कंप्लीट मंथ्स हैं, ओके, यहां पर गलत है जी, 2000 फिगर कुछ गलत है। 28/11/2002 से लेकर 16/6/2002 ये नवंबर है जी, और 30 नवंबर आएगा, फिर 28 नवंबर से 30 नवंबर 2002 तब ये दिन। ओके, फिर जून के दे रखे हैं, ठीक है, जून है, 6 महीने यहां पर हो गए 2003। तो जून 2003 तब हमारी कैलकुलेशन। अब देखते हैं कि नवंबर
28 से लेकर 3 दिन हो गए नवंबर के, यहाँ पर दिसंबर का 1 महीना ठीक है, जनवरी से मई पूरे 5 महीने 6 और जून के 16, ये 2003। यहाँ ये करेक्शन कर लेंगे इसको। तो सस्पेंशन पीरियड 16/6/2003 तक 28/11/2002 से 6 महीने और 19 दिन। तो इसकी जो कैलकुलेशन है, हमें माइंड में हमें टाइम बचाना है। एग्जाम में जो हमारा पर्पज होगा, हमें टाइम बचाना है। तो यहां पर मंथ्स, ओके, जैसे नवंबर के 3 दिन हो गए, हम देखेंगे कि दिसंबर और यहाँ मई तक 5 महीने रहते हैं। 1 महीना पहले हुआ, टोटल 6 महीना 16 दिन ये और 3 वहां पर थे, 19 दिन। 16 और 3 19, 6 महीने 19 दिन सस्पेंशन पीरियड हम रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट, पेन डाउन स्ट्राइक, कि क्लर्कल स्टाफ था, पेन नहीं निकाला, यानी कि पेन डाउन किया, काम नहीं किया, स्ट्राइक होगी, भले ही ऑफिस में रहें। 29 मार्च 2003 से लेकर 31 मार्च 2003 तक, तो 29, 30 और 31 3 दिन पेन डाउन स्ट्राइक नॉन क्वालिफाइंग पीरियड है। तो ये हम अपने फॉर्मेट में अपडेट करेंगे। 3 दिन ये भी आ गए, ये सब हम जोड़ देंगे। तो जितने भी हमारे ईयर, मंथ या डेज जो भी बनता है, हमारा टोटल हमेशा स्टार्ट होगा डेज से, क्योंकि जैसे ही 30 को क्रॉस करेंगे 1 महीना आ जाएगा, हमारा महीने में ऐड होगा। फिर मंथ्स का टोटल करेंगे, मंथ्स में 12 से ज़्यादा आते ही ईयर बन जाएगा, तो ईयर में हम आगे शिफ्ट कर देंगे, तो कैरी हो जाएगा आगे। तो यहाँ टोटल करते हैं 29, 27, 19 एंड 3, टोटल 78 हो गया। तो दिनों की संख्या जैसे ही 30 को क्रॉस करेगी, हम उसको महीने में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 महीने और 18 दिन हो गए। 18 दिन को हम रखेंगे अपने पास यहाँ पर, और 2 महीने आगे मंथ्स में लेकर चले जाएंगे। महीने को अब ऐड करेंगे, 2 महीने, 9 महीने और 6 महीने, इनका हम टोटल करेंगे, तो टोटल बन जाता है यहाँ पर 17 महीने। तो साल से ज़्यादा, यानी कि 12 महीने से ज़्यादा, 12 या 12 से ज़्यादा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि साल बन जाता है तो वो हमें साल में आगे लेकर जाना है। तो 12 महीने यहाँ से माइनस करने के बाद 5 बचते हैं, तो यहाँ पर 5 महीने और 1 साल आगे चला जाएगा। कोई भी साल और पहले अवेलेबल नहीं था, ये आगे आ गया, कैरी किया हमने। तो 1 साल 5 महीने और 18 दिन, ये टोटल हमारी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस बनी है। तो हमारे फॉर्मेट में हम टोटल में लिख देंगे 1 साल 5 महीने 18 दिन। यही फिगर अब हमें आउटर कॉलम में लिख देना है। आप यहाँ टोटल करेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज सीधा टोटल करके आप यहाँ लाइन लगाकर टोटल की आप आगे भी लिख सकते हैं। तो हमारी जो भी ग्रॉस सर्विस थी, उसमें से हम नॉन क्वालिफाइंग सर्विस को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फिर नेट क्वालिफाइंग सर्विस आ जाएगी। तो माइनस करेंगे 1 साल 5 महीने 18 दिन, तो 20 दिन में से 18 दिन गए 2 दिन, महीने हमारे पास 9 में से 5 गए 4, और 40 में से 1 साल गया 39 साल। 39 ईयर्स 4 मंथ्स 2 डेज, ये हमारा नेट क्वालिफाइंग सर्विस का फिगर आ गया है। और इसी का ही हम हाफ ईयरली का कन्वर्जन करते हैं। चलिए, अभी तो 39 साल 4 महीने 2 दिन आए हैं, इसका हाफ ईयरली बनाते हैं। 39 साल का हाफ ईयरली का फिगर 78 डबल हो जाएगा। 4 महीने, तो 3 महीने होते ही हमारी एक हाफ ईयरली बन जाती है। वैसे ही फिर 9 महीने होने पर टोटल 2 हाफ ईयरली उस साल की हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में कहें
कि एक हाफ ईयरली 9 महीने में 6 महीने पहले एक हाफ ईयरली अलग हो गई, बचे हुए 3 महीने होते ही फिर एक हाफ ईयरली, तो टोटल 1 साल के बराबर यानी कि 2 हाफ ईयरली हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 3 महीने से लेकर 8 महीने और 29 दिन तक का अगर पीरियड है तो वहां तक एक हाफ ईयरली रहेगी, और जैसे ये 30 दिन होंगे तो ये 8 की बजाय 9 महीने हो गए, और जैसे ही 9 महीने होंगे 2 हाफ ईयरली हो जाएंगी। तो यहां पर हमारी एक हाफ ईयरली 39 मल्टीप्लाइड बाई 2 78, ये टोटल होगी 79। इसी 79 हाफ ईयरली के लिए हमने इतनी कैलकुलेशन अभी तक की है, अब ये यूज होगी। तो हाफ ईयरली तो हमने कर ली, कुछ पे जो क्वेश्चन में दी गई है वो प्रीवियस इंक्रीमेंट मतलब कोई लगना है उससे पहले की दी गई है तो इंक्रीमेंट लगाएंगे। रिटायरमेंट के समय की दी गई है तो हमें कोई पे फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारी पहले की दी गई है 30/6/2024 को, और इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2024 को लगना था। 30/6 को 46,200, तो हमारे पास FPL की टेबल होगी, उसमें हम देखकर इंक्रीमेंट लगा सकते हैं कि किस FPL में है। अदरवाइज हमारे पास कैलकुलेट करने का तरीका है कि यहाँ पर 46,200 23/6 को लास्ट पे दी गई, क्वेश्चन में दी गई है। नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2024, ठीक है। तो रिटायरमेंट 31/8 को है, उससे पहले इंक्रीमेंट लगना है। वो इंक्रीमेंट लगाने के लिए हम 46,200 का 3% कैलकुलेट करेंगे, तो जो 3% हमारा बनेगा यहां पर 1,386 है। इसको राउंड ऑफ करेंगे हम। ओके, यहां लिखा है राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, तो नियरेस्ट 100 में ही इसका राउंड ऑफ 1,400 में होगा। तो ये इंक्रीमेंट लग जाएगा इसमें, यानी कि ये अमाउंट अब इसमें ऐड होकर 1/7/2024 को उसकी पे हो जाएगी। 1/7/24 को ये पे हो गई, रिटायर हो रहा है 31/8/2024 को, तो अगला इंक्रीमेंट लगेगा तब तक यही पे रहेगी। इसके अलावा कोई और अपग्रेडेशन हो तो वो अलग चीज़ है, अदरवाइज जुलाई में इंक्रीमेंट लगेगा तो 30 जून 2025 तक यही पे बेसिक पे रहेगी। और रिटायरमेंट हो रहा है पहले ही, तो 47,600 के हिसाब से हम कैलकुलेशन कर देंगे। तो पे फिक्सेशन हम अपने फॉर्मेट में भी उसी प्रकार लिखेंगे कि 30 जून 24 को 46,200 थी, 1/7/24 को 47,600 है। अब हमारी जो कैलकुलेशन है उसको स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम पेंशन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि पेंशन को ही हम फिर यूज करेंगे। कम्यूटेशन में भी जो पेंशन है उसका 40% देंगे। तो सबसे पहले पेंशन कैलकुलेट करना, तो बेसिक पे डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई हाफ ईयरली बाई 40, ये हमारा फार्मूला है पेंशन का। और जैसे ही 40 हाफ ईयरली को क्रॉस किया, हम सीधा बेसिक पे का हाफ कर देंगे, वही हमारी पेंशन हो गई, बेसिक पेंशन। तो बेसिक पे डिवाइड बाई 2 47,600 पे हो गई थी इंक्रीमेंट लगने के बाद, उसका हाफ किया तो 23,800 पर मंथ की ये बेसिक पेंशन, और प्लस में हम डीए जो भी हो उस समय का, यानी कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में जो डेट है रिटायरमेंट की उस वक्त का डीए। तो अभी 2024 का जनवरी से कोई अभी डीए का वो आया नहीं है। जुलाई 2023 का हम यूज करके अभी देंगे, बाकी जनवरी 2024 से जो भी आएगा उसका डिफरेंस बाद में पे होगा। तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन में जो भी डेट दी गई होगी उस वक्त का जो डीए होता है वही हमें कैलकुलेट करके ऐड कर देना है। तो पेंशन का फार्मूला बेसिक पे डिवाइड बाई 2 इंटू हाफ ईयरली बाई 40, और ये हाफ ईयरली जो है
इसकी कंडीशन है कि ये 40 से ज़्यादा नहीं होंगी। हमारी हाफ ईयरली 79 हाफ ईयरली यहाँ पर कैलकुलेट की है, कैलकुलेट होने में ऐसे आ सकता है, लेकिन फॉर्मूले में हम 40 से ज़्यादा नहीं करेंगे। तो जैसे ही 40 को क्रॉस किया तो 40 से 40 ये कट जाएगा, बेसिक पे का आधा हम कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो बेसिक पे है उसकी आधी पेंशन होती है। जैसे ही 40 हाफ ईयरली क्रॉस हो जाएगी, इसी को ही हम कहते हैं फुल पेंशन। तो यहां पर 23,800 पेंशन हो गई। ठीक सर, जी, ये डीए जोड़ने के बाद पेंशन रहेगी सही, या डीए से पहले रहेगी सर फुल पेंशन? पेंशन आपकी ये है, डीए आपका चेंज होता रहता है। ये जो तो ये पे है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया आप, प्लस में आप लिखिए डीए, जो जितने भी अमाउंट, जो भी परसेंटेज होगी डीए की, वो आप इसको लिख कर करेंगे। पेंशन ये पूरी आपकी कहलाएगी पेंशन। ये सर एक तरह से बेसिक पेंशन है सर। ये पेंशन हो गई आपकी बेसिक जो कैलकुलेट की है, प्लस आपका डीए, पूरी पेंशन आपकी ये है। ओके सर। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में अगर पेंशन का क्वेश्चन जो बनेगा जिसमें आप कैलकुलेट करेंगे, आपको डीए प्लस करना है उसमें। ठीक है जी। जी सर। तो पेंशन फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले में हमने सिर्फ जो बेसिक पे 47,600 हमने कैलकुलेट की है फिक्स करके पे, उसी को हमने पुट किया। हाफ ईयरली हमने कैलकुलेट की थी, इसको कैलकुलेट करने का रीज़न ये था, और इसी हाफ ईयरली के पीछे ये इतनी कैलकुलेशन हमने की थी। तो पुट करने के बाद 23,800 हमने अभी कैलकुलेट की थी, प्लस डीए, जो भी समय आपका दिया गया हो क्वेश्चन में उसका डीए जो भी परसेंट हो कैलकुलेट कर देना 23,800 का, और वो इसमें ऐड कर देना। फिर जो भी पेंशन आपकी, जैसे यहां पर 23,800 आई है, इस पे का 40% तक कम्यूटेशन मिल सकता है। वो डिपेंड है एम्प्लॉय कर वो कितना ले। अगर कुछ नहीं दिया गया तो हम जितना भी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी बनती है वो कैलकुलेट कर देंगे। 23,800 का अगर हम 40% निकालें तो 9,520 होता है। अब ये जो 23,800 थी, ये तो पर मंथ की पेंशन, बेसिक पेंशन थी, और उसी का 40% उसको एम्प्लॉय को मिल सकता है। तो 9,520 ये एक महीने का कैलकुलेशन आपकी बन गई। तो फॉर्मूला जो है इसका कम्यूटेशन का, वो ये कि आपका 40% ऑफ पेंशन मल्टीप्लाइड बाय 12 और मल्टीप्लाइड बाय आपका कम्यूटेशन फैक्टर रहेगा। ये हम बात करेंगे अभी इसके बारे में। तो 40% ऑफ पेंशन मल्टीप्लाइड बाय 12 और ये कम्यूटेशन फैक्टर, जो आपकी पेंशन के जो रूल्स हैं उसमें टेबल दी है, आपके ग्रुप में भी शेयर की थी। तो ये ग्रुप एबीसी जो 58 साल के एज में रिटायर होते हैं, उनके जो नेक्स्ट बर्थडे 59 ईयर्स जब होंगे, उसके सामने 8.371 लिखा है। तो ये कम्यूटेशन फैक्टर है, ये हमें उस टेबल से लेना है। अगर एज ये सुपर एनुएशन की बजाय आगे पीछे वीआरएस में जितने साल होते हैं, तो रिटायरमेंट के आगे जो बर्थडे आएगा, यानी कि रिटायर होने के बाद जो पहला बर्थडे होगा, वो कितने साल के उस वक्त हो जाते हैं एम्प्लॉइज रिटायरमेंट के बाद पहला बर्थडे, उसके सामने जो भी कम्यूटेशन फैक्टर होगा वो लेना है। तो यहां पर अगर ये वैल्यू हम पुट करें इस फॉर्मूले में, कम्यूटेशन फैक्टर 58 ईयर्स में रिटायर हो रहा है, तो 59 ईयर्स के सामने 8.371, 9,56,303.04। तो पेंशन के मामले में आपके जो प्रैक्टिकल यहाँ बनेंगे, एक लीव इनकैशमेंट अगर साथ में पूछ ली जाती है तो उसको छोड़कर जो भी आपके पेंशन के कंडीशन है, राउंड ऑफ आपके नेक्स्ट रुपी में होगी।
नॉर्मल राउंड ऑफ करते समय हम इसे इग्नोर करते हैं, जो 0.5 से कम होता है तो 0.49 तक, लेकिन यहाँ पर इग्नोर नहीं करना है, नेक्स्ट रुपी में कर देना है। और इसी क्वेश्चन में आपकी लिव इनकैशमेंट भी पूछी गई हो तो सेम वहां यूज मत कर देना, आप ये ध्यान रखना है। तो 9,56,304 नेक्स्ट रुपी में राउंड ऑफ किया, लमसम एक मुश्त ये पेमेंट। कम्यूटेशन के बाद हम और कैलकुलेट करेंगे DCRG। हमारे पास एक DCRG और दूसरा लिव इनकैशमेंट है, जहां पर पे प्लस DA को हम यूज करेंगे। तो DA यहां 46% लेकर अब कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट क्वालिफाइंग सर्विस जो ग्रुप ABC के लिए मैक्सिमम 66 होगी DCRG के मामले में, एंड डिवाइड बाई 4 ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि हाफ ईयरली के बाद फॉर्मूले में जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी है। पे दी गई है, DA हमारा है, नेट क्वालिफाइंग सर्विस हम कैलकुलेट कर चुके हैं 79, 69 को क्रॉस कर गई है तो मैक्सिमम 66 ही रखनी है। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू पे प्लस DA, यानी कि 47,600 बेसिक पे, DA बन गया 21,896। जो भी परसेंटेज उस वक्त की होगी वो कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने यहां पर 46% लिया है। इन दोनों को ऐड करेंगे 69,496। तो ये पोर्शन आपको लिखना नहीं है, ये समझाने के मात्र ये दिखाया गया है। तो 69,496 मल्टीप्लाइड बाई 66, क्योंकि मैक्सिमम इतनी ले सकते हैं, डिवाइड बाई 4, तो 11,46,684 ये एक मुश्त राशि लमसम पेमेंट आ गई। तो फॉर्मूला आप लिखकर सीधा बेसिक पे प्लस DA का टोटल लिख देंगे 69,496 मल्टीप्लाइड बाई 66 डिवाइड बाई 4, ये आपको लिखना है। आपका सॉल्यूशन इस प्रकार रहेगा। फैमिली पेंशन के लिए कोई भी इश्यू नहीं है, सीधा हमें जो लास्ट बेसिक पे थी उसका 30% कैलकुलेट कर देना है, जो कि यहाँ पर 47,600 थी, उसका 30% कैलकुलेट किया 14,280 रुपीज पर मंथ प्लस आपका DA। फैमिली पेंशन कैलकुलेट की, हमारा जो फॉर्मूला है फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट की 14,280 रुपए ये पर मंथ की कैलकुलेट होकर आ गई, प्लस हम देंगे DA जो उस वक्त का होगा। लीव इनकैशमेंट, DCRG और लीव इनकैशमेंट दो हैं जहां पर बेसिक पे प्लस DA यूज होगा। सर ये फैमिली पेंशन का एक बार बताना सर, 30% ऑफ लास्ट बेसिक पे का सर, और मिनिमम कितनी थी सर इसमें? 9,000 रुपये कम से कम है। अगर आपकी कैलकुलेशन, चलिए अभी इसके यहाँ पर एक और पॉइंट को डिस्कस ही कर लेते हैं। ये 14,280 के बजाय अगर 8,999 रुपये आ जाए कैलकुलेशन, तो जो मिनिमम की कंडीशन है, या कह लीजिए कि 6,000 आ जाए, इतनी बेसिक पे कोई बिल्कुल ही कम हो किसी की, बाकी आप अगर मिनिमम लेकर देखेंगे उसका 30% करेंगे तो कितना आता है देख लेते। 16,900 शायद कम से कम बेसिक पे है, तो इसका कैलकुलेट करना जी 30% कितना हुआ, $5,070। क्योंकि इंक्रीमेंट लग के आगे जाएगा, लेकिन हम मान लेते हैं यही आ जाती है, एक बार एग्जाम्पल ले लिया। तो कैलकुलेशन में तो आपकी ये आई, लेकिन मिनिमम जो कंडीशन दी है 9,000 की, आपको लिखना है, ये देना है कि फैमिली पेंशन, आप नीचे नोट डाल देंगे कि कैलकुलेटेड पोर्शन फॉर द फैमिली पेंशन इज लेस देन ₹9,000, सो मिनिमम फैमिली पेंशन is ₹9,000 which will be given to the family of the deceased pensioner।
या एम्प्लॉय, क्योंकि फैमिली पेंशन तो एम्प्लॉय के रहते हुए मिलेगी ही नहीं, तो 9,000 जो मिनिमम है वो लिख देंगे। ठीक है जी। जी सर। ओके, इसके बाद हमारा लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट में हम बेसिक पे प्लस डीए का टोटल करके लिख देंगे 69,496 मल्टीप्लाइड जो भी ईएल हैं, यहाँ इस क्वेश्चन में 299 है। 300 होंगी तो 300 यहाँ लिख देंगे, 301 या आगे कितनी भी हों, हम मैक्सिमम 300 ही इनकैश कर सकते हैं। तो यहाँ जो भी फिगर हो 300 या 300 से ज़्यादा तो 300 रहेंगे, उससे कम है तो कम आएगा। तो 299 डेज डिवाइड बाई 30, 6,92,643.46। तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे 6,92,644 नेक्स्ट रुपी में राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है जी। लीव इनकेसमेंट में भी यही होगा सर? नहीं जी, 43 नहीं होगा, ये 43 ही रहेगा। ये 0.49 तक जो होगा इग्नोर होगा। अभी तक पेंशन कम्यूटेशन जब हम करते आ रहे हैं तो हर किसी में किया था, और लीव इनकैशमेंट के टाइम पर हम फ्लो में ऐसे ही जैसे मैंने कहा है राउंड ऑफ कर देते हैं। ये ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बताया था कि लीव इनकैशमेंट में आपको राउंड ऑफ के समय ध्यान रखना है, इसीलिए ये लिखा था। ओके, राउंड ऑफ हमारा 643 में ही रहेगा और ये एक मुश्त राशि मिलेगी। तो लीव इनकैशमेंट हमारा फॉर्मूला लास्ट बेसिक पे प्लस डीए मल्टीप्लाइड बाई जो भी ईएल क्रेडिट है, अगर 300 से ज्यादा है तो 300 ही रहेंगी। कैलकुलेशन हम कर देंगे 69,496 मल्टीप्लाइड बाई 299 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू ₹6,92,646 लमसम पेमेंट। तो ये एक लमसम पेमेंट्स है, एक बार ये पेमेंट होगी, एक मुश्त राशि। अभी यहां तक किसी भी कैंडिडेट का कोई भी इश्यू हो तो बताइए। बिल्कुल स्लो प्रोसेस में एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चले हैं। सर ये कितने नंबर का होता है सर? इससे पहले कितने नंबर का आया है जी? आपने क्वेश्चन पेपर देखें? नहीं देखे सर। तो 10 मार्क्स का आ सकता है। इसमें से अगर कुछ चीज और ऐड करके बांट भी सकते हैं, बाकी मैक्सिमम आपका 10 मार्क्स का यहां पर प्रैक्टिकल बनने की संभावना रहती है। ठीक है जी। जी सर।